हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करेंगे। 26 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हम आराम से डिस्कस करेंगे, एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। रिलैक्स होकर सेशन को देखिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। काफी स्टूडेंट के लगातार कमेंट आते हैं कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि सेशन होने के बाद इवनिंग तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 26 अप्रैल के करंट अफेयर का। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 में दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। आपको पता है 2022 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और पहली बार ये भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 2022, 23, 24 और अब 25, मतलब चौथी बार दिया जा रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। कुमार मंगलम बिरला इनको दिया जाएगा। ये कौन है? तो आपने देखा होगा, काफी सुर्खियों में रहते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन के पद पर हैं। देखिए कुमार मंगलम बिरला को ये जो अवार्ड दिया गया है, ट्रेड के सेक्टर में उनके जो डेवलपमेंट्स हैं, उन्होंने जो योगदान दिया है भारत में, भारत के विकास में, है ना, व्यापार के माध्यम से, ये जो योगदान है कुमार मंगलम बिरला का, इसके आधार पर इन्हें यह अवार्ड दिया गया। वैसे देखिए अवार्ड दो तरह के हैं, एक लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है और एक है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। यहां पर जो मेन है ना, वो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है। ये हर साल एक व्यक्ति को ही दिया जाता है, तो इस बार ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। अब हम बात करते हैं मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की। तो इस साल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड श्रद्धा कपूर, बॉलीवुड अभिनेत्री है, सोनाली कुलकर्णी, सुनील शेट्टी और सचिन पिलगांवकर। सचिन पिलगांवकर, नदियों के पार एक पुरानी मूवी देखी होगी आप सभी ने, कौन दिशा में लेके चला, है ना, तो वो हैं भारतीय सिनेमा में। इन लोगों के योगदान के लिए इन्हें दिया गया मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। और इसके अलावा एक वायलिन बजाती है एक महिला वायलिन वादिका, डॉक्टर एन रजम, इनको भी दिया गया है शास्त्रीय संगीत में इनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो इन सभी को याद रखिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डॉक्टर एन रजम जो कि सुर्खियों में थी, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वायलिन वादिका है, याद रखिएगा। अब लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड लता मंगेशकर की याद में दिया जाता है। 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। अलग अलग फील्ड में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जा सकता है। अब लास्ट के अगर हम 3 अवार्ड देखते हैं, तो सबसे पहली बार पीएम मोदी को दिया गया 2022 में, फिर आशा भोसले 2023 में और अमिताभ बच्चन को दिया गया था 2024 में, और अब 2025 का दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। देता कौन है? तो दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक एनजीओ है, इसके द्वारा और मंगेशकर फैमिली के द्वारा संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया जाता है। आगे चलिए। पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द कर दिया। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने 5 एक्शन लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन थे इंडिया के, है ना कहीं डिप्लोमेटिक हमने वार किया है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान ने भी यहां पर बदला लेने की भावना से शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। समझेंगे कि ये क्या है, लेकिन शिमला समझौता इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था जुलाई 1972 में। देखिए जब 1971 में, आपको पता है, बांग्लादेश आजाद हुआ था पाकिस्तान से, और उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था दिसंबर 1971 में। उस युद्ध में हमने 92,000 सैनिकों को पाकिस्तान के बंदी बना लिया था, और पाकिस्तान के 92,000 जो सैनिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ, और इसमें कहा गया कि भैया इंडिया सारे सैनिकों को छोड़ देगा। कुछ कंडीशन थी, कुछ चीजों को लेकर सहमति बनी। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया दोनों एलओसी की कंडीशन पर शांति बनाकर रखेंगे। एलओसी जो वर्तमान में हम देखते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल,
उस पर शांतिपूर्वक उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो कश्मीर का मुद्दा है वो हम आपस में मिलकर सुलझाएंगे, किसी थर्ड पार्टी को उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे, चाहे वो यूएन हो, कोई अदर कंट्री हो, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इस तरीके से एक ट्रीटी हुई थी इंडिया में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, तो इसे कहा जाता है शिमला समझौता, जुलाई 1972 में। अब पाकिस्तान ने बोला है कि भाई हम शिमला समझौते को रद्द कर रहे हैं, मतलब एलओसी पर अब वो इंटर होने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान भारत के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, हम भी शानदार जवाब देने के लिए खड़े हैं, और हम तो वैसे भी जो पीओके है उसको भी अंडर में लेने की हमारी कोशिश चली रही है इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडिया आराम से उसको जवाब देगा। इसके अलावा पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अब इंटरनेशनली उठाना शुरू करेगा अगर शिमला समझौता रद्द होता है, मतलब किसी थर्ड पार्टी को या ऑर्गेनाइजेशन को इंटरफेयर करने के लिए कहेगा। ओके, हम भी रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिमला समझौता पाकिस्तान ने रद्द करने की घोषणा की। यह समझौता हुआ था जुलाई 1972 में। तो पूरी यहां पर जो पिक्चर है वो मैंने आपको समझा दी कि कंडीशन कैसी थी, क्या कंडीशन थी। जो समझौता हुआ 2 जुलाई 1972 को हुआ था हिमाचल प्रदेश के शिमला में। उस वक्त इंडिया की पीएम थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो। किस चीजों पर यहां पर बात की गई थी, तो दोनों देश अपने डिस्प्यूट का जो समाधान है पीसफुली तरीके से करेंगे। यह ट्रीटी शिमला समझौते में कहा गया था। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके सिद्धांतों का पालन करेंगे, मतलब पीस बनाए रखना, आपसी सहमति पे जो राउंड टेबल होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना, या फिर टेबल पर बैठकर सहमति से बातचीत करना। इसके अलावा एक दूसरे की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है शिमला समझौते को हम रद्द कर देंगे। पहली चीज तो ये, भाई तुमने फॉलो कब किया शिमला समझौते को? हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी इंटीग्रिटी पर बार बार तुम प्रहार करे जा रहे हो, तो कहां से तुमने शिमला समझौते को कभी माना है? एलओसी में बार बार तुम घुसपैठ की कोशिश करते रहते हो, हमेशा कश्मीर का मुद्दा तुम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हो, तो रद्द भी कर दोगे तो इंडिया को ज्यादा यहां पर फर्क पड़ने नहीं वाला है। कश्मीर जैसे डिस्प्यूट को कोई भी थर्ड पार्टी मध्यस्थता नहीं करेगी, ये शिमला समझौते के प्रावधान थे। इसके अलावा दोनों देश अपने डिस्प्यूट को आपसी बातचीत से खत्म करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर लाइन को एलओसी उस वक्त कहा गया था, एलओसी की निर्धारित की गई थी। जो इंडिया ने 13,000 किलोमीटर की जो भूमि थी युद्ध के समय जो हमारे पास आई थी, हमने वापस की, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिक जो एरियाज थे वो इंडिया ने फिर भी अपने पास रखे, और बांग्लादेश को फाइनली स्वीकृति दी गई थी। पाकिस्तान ने शिमला समझौते के तहत बांग्लादेश को भी मान्यता दी थी। तो ये कंडीशन है। 1971 इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध है ना, वो आज के बांग्लादेश के कारण है ना, और वो भी हमको आंख दिखा रहा है। जिसको हमने बनाया है वो देश भी इंडिया को आंख दिखा रहा है आज। अगर हम यहां पर देखें तो आपको यहां पर बांग्लादेश देखने को मिलेगा। इधर ये एक सांकेतिक मैप है इंडिया का, दक्षिण भारत का, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, पूरा एज इट इज तो बना नहीं पाऊंगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, और यहां पर आपको भारत के दक्षिण में देखने को मिलेगा, इस जगह पर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था 1971 तक, और ये जो पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान था। अब क्या होता था, पाकिस्तान पर जब गवर्नमेंट बनती थी ना, तो अधिकतर पाकिस्तान का ये जो एरिया है ना, इन्हीं की मेजोरिटी या इन्हीं का प्रभुत्व होता था, यहीं के नागरिकों का प्रभुत्व होता था। लेकिन 1971 में इलेक्शन में क्या होता है कि शेख मुजिबुर रहमान और उनकी पार्टी जीतकर आ जाती है अवामी लीग, और वो इधर के एरिया के नागरिक थे पाकिस्तान में। तो ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है ना, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि यार ये हमारे कर्मों पर पलने वाला इधर का पाकिस्तान का एरिया अब हम पे शासन करेगा। तो क्या होता है कि पाकिस्तान की यहाँ की जो आर्मी है ना, वो दबाने लगती है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, और शेख मुजिबुर रहमान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, हटाने की कोशिश की जाती है रास्ते से। तब ये विरोध कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, और यहां पर विद्रोह होने के बाद एक आर्मी बनाई जाती है बंगाली विद्रोहियों की मुक्ति बहिनी आर्मी के नाम से इस क्षेत्र में।
इंडिया इसे मदद करती है क्योंकि ये इंडिया से, क्योंकि भाई जब इधर का पाकिस्तान इन पर अत्याचार करने लगता है तो काफी रिफ्यूजीज भागकर इंडिया आते हैं, और इंडिया उन सभी रिफ्यूजीज हैं जो इंडिया आते हैं भागकर, उनका समर्थन करता है, और मुक्ति वाहिनी जो सेना थी उनकी भी मदद करता है। तब पाकिस्तान हमसे नाराज होता है और हम पर करता है आक्रमण। ऐसी कंडीशन में फिर इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध शुरू होता है 3 दिसंबर 1971 में, जो कि 13 दिन में हम खत्म कर देते हैं। 16 दिसंबर 1971 तक जो 92,000 सैनिक है ना पाकिस्तान के, वो हमारे सामने सरेंडर करते हैं उस वक्त। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 93,000, 92 से 93,000। उसके बाद फिर बांग्लादेश का जन्म होता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले नेता बनते हैं, प्रमुख बनते हैं। इस युद्ध में जो इंडियन नेवी के द्वारा जो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था ना, कराची बंदरगाह पर हमला किया गया था, इंडियन नेवी ने चलाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप आपको शिमला समझौता भी समझ में आया होगा, बांग्लादेश का गठन समझ में आया होगा, सिंधु जो जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी कल मैंने आपको बताई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि अभी हुए हैं पहलगांव टेरर अटैक के बाद, मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बूस्टर यहां पर बायलिंगुअल अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि देखिए, जिन भी स्टूडेंट का बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, उन सभी के लिए ये जो कैलकुलेशन बूस्टर है वो बहुत ही मदद करेगा। आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में यहां पर आपको मदद मिलेगी। आपको काफी नॉमिनल प्राइस में अभी के लिए ये आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, अवेल कर लीजिए। और इसके अलावा एप्लीकेशन पर विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन कहां आयोजित की गई? तो दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है चाइना में। देखिए, ह्यूमनाइड रोबोट की अगर हम बात करें तो ये क्या होते? मैराथन तो समझ में आता है, दौड़ है। हाफ मैराथन मतलब जो मैराथन की दूरी होती है, नॉर्मल मैराथन, उसकी आधी ही दूरी रखी गई थी और इस मैराथन को आयोजित किया गया। ह्यूमनाइड रोबोट की मैराथन थी। अब ये ऐसे रोबोट होते हैं जो कि इंसानों की तरह दिखाई देते हैं, इंसानों की तरह ये कमांड लेते हैं और हाथ पैर हिलाते हैं, वर्क करते हैं, तो इन्हें नाम दिया गया ह्यूमनाइड रोबोट। सर तो रोबोट तो ऐसे ही होते हैं? नहीं होते ऐसे। हो सकता है किसी डॉग का रोबोट बनाया गया हो। एआई भी एक रोबोट है। हमारे जो कंप्यूटर वगैरह में चलते वो भी एक रोबोट ही हम उनको बोल सकते हैं, एआई। तो ये ह्यूमनाइड रोबोट इसीलिए इसको नाम दिया गया है, ह्यूमन की तरह ये रोबोट। ओके, इनकी मैराथन, फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है चीन के बीजिंग में। कहां किया गया? बीजिंग, चीन। 21 रोबोट ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। अब करवाया गया पर किया ना, ठीक है। तियांगोंग अल्ट्रा एक रोबोट है इनमें से, चाइना का ही, इसने इस मैराथन को जीता है। इस तरीके से फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन रेस जीतने वाला पहला रोबोट बना है तियांगोंग अल्ट्रा। चाइनीज नाम है, चाइना का रोबोट है। ठीक है, तो समझ में आ गया ह्यूमनाइड रोबोट क्या होते हैं और इनकी हाफ मैराथन कहां आयोजित की गई? तो चीन के बीजिंग में हाल ही में आयोजित की गई। आगे बढ़िए। हाल ही में पुणे में आयोजित फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये चेस चैंपियनशिप है, क्योंकि देखिए फिडे की बात करें तो ये क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ना। तो फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स जो कि चेस की प्रतियोगिता है, इसका खिताब इंडियन ने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यह है कोनेरू हम्पी, भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी थी, जिन्होंने हाल ही में फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। अब यहां पर थोड़ा सा
आपको समझना पड़ेगा कि ये जो खिताब जीता है ना, एक्चुअल में फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स, ये एक पूरी सीरीज है जो कि साल भर आयोजित होती है और इसमें 6 अलग अलग स्टेजेस होती है। कितनी? 6। अभी जो आयोजित की गई जिसमें कोनेरू हम्पी ने जीता है, ये पुणे में आयोजित हुई थी और ये 5th स्टेज थी, मतलब सीरीज का 5वां इवेंट था। इसके बाद फाइनली 6ठा इवेंट आगे आयोजित किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा करेंगे बात, लेकिन अभी ये समझो कि फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स जो पुणे में आयोजित की गई 2025 में, पुणे फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स के नाम से, इसका खिताब किसने जीता है? इंडिया की कोनेरू हम्पी ने। फाइनल में इन्होंने बुल्गारिया की नुरगियुल को हराया, बुल्गारियन प्लेयर। सेकेंड प्लेस पर रही चीन की जू जिनर और थर्ड प्लेस पर रही इंडिया की दिव्या देशमुख। तो यहां पर आपको 2 और चीजें पता चली कि कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख ये दोनों इंडियन महिला शतरंज प्लेयर है। इनमें से कोनेरू हम्पी ने फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स के 5वें स्टेज पर या इवेंट में खिताब जीता है। देखिए 6 चेस टूर्नामेंट की एक सीरीज है फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। जो भी यहां पर 6 टूर्नामेंट में जो अंक के आधार पर टेली बनेगी, उसमें से जो टॉप 2 विमेन होगी वो कैंडिडेट टूर्नामेंट में आगे चलकर पार्टिसिपेट करेगी। 2 तो यहां की होगी, ठीक है, इस सीरीज की, और बाकी भी फिर अदर की वर्ल्ड की टॉप शतरंज प्लेयर जो विमेन है और ऐसी अदर जगह से भी ली जाएगी और उनके मध्य में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट खेलने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेगा आगे। जो जीत जाएगा विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट को, फिर वो प्लेयर खेलेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप विनर है उससे जाकर मैच करेगा, ठीक है, उससे शतरंज खेलेगा। तो अब तक ग्रैंड प्रिक्स के 5 टूर्नामेंट हो चुके हैं। अब अगला होगा मई में ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद फिर अंक टेली बनेगी। तो ज्यादा यहां पर परेशान नहीं होंगे। हम एक चीज याद करेंगे कि पुणे फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है शतरंज प्लेयर, इंडिया की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर। 2003 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कोनेरू हम्पी को। ओके, चलिए आगे आ जाएं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? यहां पर बात हो रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की, तो यह हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उन्हें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इनके प्रति अवेयर करना कि भाई अगर आप कोई भी चीज आपने बनाई है तो आप उस पर पेटेंट करवा लो, कॉपीराइट करवा लो, ट्रेडमार्क ले लो, ताकि फिर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो और कोई इसको कॉपी ना कर पाए। सर ये इन तीनों में क्या डिफरेंस है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये क्या है? आगे बात करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना समझो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे पहली चीज तो कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो किसी व्यक्ति की निजी रचना होती है, जैसे पूरे वर्ल्ड में उसी व्यक्ति ने उसे बनाया। कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई मेडिसिन हो सकती है। मान लो कि कोई व्यक्ति उसने इंसुलिन की खोज कर ली, की है इतिहास में, तो फिर उनको करवाना पड़ेगा उस पर अपना पेटेंट, ताकि उनके पास वो अधिकार रहे कि हां उन्होंने ही उस मेडिसिन को खोजा है। इस तरीके से जो मूल चीज होती है ना, जो इनोवेशन होता है, मूल इनोवेशन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो आप ही का है, इसीलिए करवाया जाता है। ये कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपत्ति। ओके, तो इसी को प्रोटेक्ट करना है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। पूरे वर्ल्ड के लोग पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के प्रति अवेयर रहें, इसके महत्व को समझें, और इसके अलावा क्रिएटर्स और इनोवेटर्स के योगदान को सम्मानित करना, यह उद्देश्य वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को मनाए जाने का। 2025 की थीम की बात करें,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। ये हो गया 2025 की थीम। 2024 में आईपी एंड द एसडीजीज मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये 2024 की थीम है। आप 25 की याद रखना, काम हो जाएगा। हिस्ट्री क्या कहती है, कब से शुरू किया गया? तो 1999 में चाइना के स्टेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाने का प्रस्ताव साझा किया था। चाइना के एक ऑफिस ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि भाई हमको ये दिन मनाना चाहिए। तो फिर 1999 में ही 26 अप्रैल को इसे स्वीकार किया गया और 26 अप्रैल से ये बनाना शुरू किया गया। अब तीन चीजों में जो डिफरेंस हमको देखना है, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। देखिए, पेटेंट जो होता है ना, किसी इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। लाइक मेडिसिन बना ली, है ना, कोई अलग सा इनोवेशन कर लिया, कुछ चीज बना ली, पहली बार किसी ने बनाई है, तो ऐसी चीजों को, दवाई पे हो सकता है, किसी मिसाइल पे हो सकता है, तो ये क्या, ये इनोवेशन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट करवाया जाता है उस चीज का। फिर होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट किसी भी क्रिएटिव चीज के लिए, रचनात्मक काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई किताब लिख दी, संगीत बना दिया, पेंटिंग बना दी, है ना, कोई मूवी बना दी, कोई सीरियल बना दिया, तो इन पर क्या होता है, कॉपीराइट होता है। बुक्स, नोट्स, इन पर क्या होता है, कॉपीराइट होता है। कभी आपने सुना है पेटेंट हो गया? नहीं, कॉपीराइट होता है। फिर ट्रेडमार्क, किसी ब्रांड पर, किसी लोगो पर, किसी टैगलाइन पर, है ना, टेस्ट द थंडर, गिव योर्स विंग, है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो ये क्या है, ये टैगलाइन है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, सही है। तो किसी ब्रांड पर, किसी नाम पर, लोगो पर, टैगलाइन पर, इन पर ये ट्रेडमार्क होता है। कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने में ये मदद करता है। समझ में आया? अब बिस्लरी, अब रेलवे स्टेशन पर तुम जाते हो तो बिस्लरी का पानी, बिस्लरी के 10 ब्रांड दिख जाते हैं, बिस्लरी, बिस्डरी और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। वो बिस्लरी को बिस्लरी नहीं लिख सकते अगर कोई कॉपी भी कर रहा है ब्रांड को। क्यों? क्योंकि बिस्लरी पर बिस्लरी कंपनी का ट्रेडमार्क है उस नाम पर, है ना। तो देखा होगा मीम भी चलते हैं, 4-5 बोतलें रखी है बिस्लरी, बिस्लरी जैसा ही नाम है पर एक ही ओरिजिनल है, बाकी सब आसपास ही देखने को मिलेंगे, कुछ अल्फाबेट आगे पीछे है या फिर कुछ आगे पीछे। ये क्यों करते हैं? ये क्योंकि ट्रेडमार्क बिस्लरी के पास है। समझ में आया? तो ये होता है एक, तो ट्रेडमार्क होना जरूरी है ताकि आपकी चीज पर आपका अधिकार हो। तो कोई भी ट्रेडमार्क है, बीइंग ह्यूमन पर जैसे कंपनी का ट्रेडमार्क है तो कोई और उसके नाम से कपड़े नहीं बेच पाएगा, तो ये ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है। हर साल 25 अप्रैल को ही इंटेलेक्चुअल डेलीगेट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। आगे आ जाइए। विद्या रामराज, जिन्होंने हाल ही में नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, किस खेल से संबंधित है? तो सीधा सा हमारा क्वेश्चन यही है कि विद्या रामराज किस खेल से संबंधित है? तो ये 400 मीटर हर्डल रेस से संबंधित खिलाड़ी है। हाल ही में इन्होंने नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और यहां से इनको टिकट मिलता है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का, मतलब इसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये है हमारे पास विद्या रामराज। ओके, देखिए 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 28th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया केरला के कोच्चि में। विद्या रामराज ने 400 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने क्वालिफाई किया। अब इस चैंपियनशिप की बात करते हैं कि नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, भारत में जो सीनियर एथलीट है उनके मध्य में इस कंपटीशन का आयोजन हर साल किया जाता है। आयोजन करवाती है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पहले 27th एडिशन 2024 में
ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था और अब 2025 में केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। अब यहां से विद्या रामराज को आगे जाने का वो टिकट मिलता है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले हम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें। भारत में एथलेटिक्स खेलों को गवर्न करने वाली नेशनल बॉडी है। 1946 में स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और बहादुर सिंह सागू कुछ समय पहले ही प्रेसिडेंट बने हैं इस संस्था के। अब आते हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जिसके लिए विद्या ने क्वालिफाई किया है। तो 2025 में ये मई मंथ में, नेक्स्ट मंथ आयोजित की जाएगी साउथ कोरिया में। आयोजन इसको करवाता है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। सबसे पहली बार 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब आयोजित किया जाएगा 2025 में साउथ कोरिया में। इसके पहले 2023 में आयोजित किया गया था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप को थाईलैंड के बैंकॉक में, और वहां पर मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा जापान 37 मेडल, सेकंड पर रहा चाइना 22 मेडल और थर्ड पर रहा था इंडिया उस वक्त 27 मेडल के साथ 2023 में थाईलैंड के बैंकॉक में। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में एआई में इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत की रैंक क्या है? देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, एक संस्था है, उसके द्वारा स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स को निकाला जाता है। अलग अलग कैटेगरीज है इसकी, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि एआई में इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। एआई को बढ़ाने के लिए कौन सा देश कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने ज्यादा प्रयास कर रहा है। तो इस आधार पर जो रैंक निकल के आई है उसमें इंडिया को 7th रैंक पर रखा गया है, 7वीं रैंक पर। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 को हाल ही में जारी किया गया। एआई के इन्वेस्टमेंट में भारत को 7th रैंक पर रखा गया। अलग अलग कैटेगरीज थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे देखो, एआई हायरिंग ग्रोथ एक कैटेगरी है, एआई स्किल पेनिट्रेशन एक अलग कैटेगरी है, एआई रिसर्च अलग कैटेगरी है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी। लेकिन एआई में इन्वेस्टमेंट की एक और कैटेगरी है ना। एआई में कितना इन्वेस्टमेंट किसी देश के द्वारा किया गया, इस इंडेक्स में 2013 से 2024 के डेटा के आधार पर देशों को रैंक किया गया है कि इन 11 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो एआई के इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत को 7th रैंक पर रखा गया। अगर हम टॉप 10 रैंक देखें तो ये है, पहले स्थान पर है यूएसए, सेकंड पर चाइना। कौन सी रैंक? इन्वेस्टमेंट इन एआई। ठीक है, यूएसए पहले पर, चाइना सेकंड पर और तीसरे पर है यूनाइटेड किंगडम। अब सारे तो याद करेंगे नहीं, तो 7वें नंबर पर आता है यहां पर इंडिया। ठीक है, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स एआई की फील्ड में अलग अलग कैटेगरीज में इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। 2017 में शुरुआत की गई थी और स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी की एक संस्था है। आगे बढ़िए। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत की किस यूनिवर्सिटी को भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो टाइम्स पत्रिका के द्वारा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट निकाली गई। परफॉर्मेंस के आधार पर एशिया की यूनिवर्सिटीज को यहां पर रैंक दी जाती है। इसमें इंडिया की यूनिवर्सिटी में टॉप पर रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर अगर हम देखें जो एशिया की यूनिवर्सिटी की रैंक निकली है उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 38th रैंक पर रखी गई, 38वीं रैंक पर ऑल ओवर। लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी में यही पहले नंबर पर है टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में। ओके, एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी में इंडिया की तो 38वें नंबर पे इंडियन यूनिवर्सिटी में टॉप है, लेकिन एशिया में सबसे टॉप कौन?
तो एशिया में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो शिंजुआ यूनिवर्सिटी चाइना की इस लिस्ट में पहले नंबर पर, फिर पिकिंग यूनिवर्सिटी चाइना सेकंड नंबर पर, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि सिंगापुर की है ये तीसरे नंबर पर रखी गई। इंडिया की सबसे टॉप पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा। फिर अगर हम इंडिया की ही यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखें तो 111वें नंबर पर अन्ना यूनिवर्सिटी, और फिर 131वें नंबर पर आईआईटी इंदौर को रखा गया। ओके, एनुअल रैंकिंग है टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज को रैंक देने के लिए उनके परफॉर्मेंस के आधार पर यह 2013 में शुरू की गई थी। और टाइम्स हायर एजुकेशन एक ग्लोबल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग के लिए डेटा को एनालिसिस करता है, इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करता है। इसका हेडक्वार्टर यूके के लंदन में है और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्लोबल भारत समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, कौन सा राज्य कर रहा है? ग्लोबल भारत समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? तो अगर हम ग्लोबल भारत समिट की बात करते तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। ये कल शुरू हुआ था 25 तारीख को। 2 दिवसीय सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस या समिट है, तो आज इसका आखिरी दिन है। आंसर ले लिया क्या हमने? ग्लोबल इंडिया समिट आयोजन कहां पर? तेलंगाना के हैदराबाद में। ओके, तेलंगाना गवर्नमेंट और समृद्ध भारत फाउंडेशन मिलकर इसका आयोजन करवा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो इकोनॉमिक जस्टिस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल पीस को बढ़ाने के लिए यहां पर चर्चा की जाएगी। 1955 में जो बंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी 70वीं एनिवर्सरी है, इसीलिए इसकी 70वीं एनिवर्सरी पर ग्लोबल भारत समिट का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, ये जो समिट है ना 1955 में हुई थी, बैंडोंग कॉन्फ्रेंस, तो इसकी 70वीं एनिवर्सरी पर इंडिया में आयोजित किया गया ग्लोबल भारत समिट को, जिसकी थीम है डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस, क्योंकि इंटरनेशनल पीस, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट चेंज पर, इन्हीं मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जा रही। अब आपको जो कंफ्यूजन आया वो बैंडुंग या बैंडुंग कॉन्फ्रेंस पर आया। तो देखिए 1955 में इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में 29 नए एशियाई और अफ्रीकी देश उस वक्त जो आजाद हुए थे उनके बीच में इसे रखा गया था। उद्देश्य यह था कि जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में जो कोल्ड वॉर चल रहा था ना, उसमें एक अलायंस बनाई गई जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट उस वक्त चलाया गया था। मतलब जो देश नॉन अलाइन मूवमेंट में शामिल है ना, वो ना तो यूएसए के साथ है और न ही सोवियत संघ के साथ है, तो उनका एक अलग है ना गुट बनाया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में 120 देशों का ये ग्रुप था जो कोल्ड वॉर के समय ना तो यूएसए के साथ थे और न ही यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ कहा जाता है ना। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1961 में बेलग्रेड, सर्बिया में। हालांकि इस पर सहमति बन गई थी बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में कि भाई हम किसी के भी साथ नहीं रहेंगे और अलग अपनी एक अलायंस बनाएंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट के रूप में इसे चलाया गया था। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को मनाया जा रहा है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। आपको पता है हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को। अभी इस वीक के अवसर पर भारत के जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है जिनका नाम है जेपी नड्डा, इन्होंने नेशनल जीरो मिसल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26 की शुरुआत की है इस वीक के उपलक्ष्य में। ठीक है, अप्रैल के लास्ट मंथ में, अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है। इस साल ये 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है और सबसे पहली बार WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2012 में। उद्देश्य कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर करना, है ना।
जो जो डे है, अगर हम इसकी बात करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे या वीक, तो भाई किसी भी ह्यूमन बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना इस डे को या वीक को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यहां पर क्वेश्चन हमारा वीक से है, तो यह हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है। इस बार यह आ रहा है 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। ओके, 2025 की थीम की बात करें तो इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल 2025 की थीम है, और 2024 में ह्यूमनली पॉसिबल इसकी थीम रखी गई थी। अब नेशनल जीरो मिसल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन जो अभी शुरू किया गया, अभी हमने बात की 24 अप्रैल को इसको शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य कि 2026 तक भारत में मिसल्स, खसरा और रुबेला बीमारी को समाप्त करना। दोनों ही देखिए वायरस से होने वाली बीमारी है, एक वायरल संक्रमण है जिसमें बॉडी में बुखार आ जाता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, है ना, जोड़े दुखती है, बॉडी दर्द करती है, पेन में रहती है। तो ये मिसल्स और रुबेला, इनको खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया है नेशनल जीरो मिसल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। किस वीक के उपलक्ष्य में? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के उपलक्ष्य में, जो कि 24 अप्रैल को शुरू हुआ और 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। ओके, तो यहां पर 26 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद सिंधु जल संधि को रद्द किया। यह किस वर्ष की गई थी? 1960 में की गई थी पहली बार। भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगी हमको नेपाल में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य में। वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तलिस्मान साबरी नामक अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश की मेजबानी में आयोजित की जा रही है? तो ऑस्ट्रेलिया। आईएमएफ की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी 2025-26 में कौन रहेगी? तो यह रहेगी इंडिया। इंटरनेशनल समिट शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड के देहरादून में। और इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। और कीथ स्टेकपॉल जिनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे। और भूकंप से प्रभावित इस्तांबुल किस देश का प्रमुख शहर है? तो इस्तांबुल देखने को मिलता है तुर्की में। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, कल के क्वेश्चन ऑफ द डे क्या थे? तिलकियारा बैंड बारकोड टनल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो या ज्वालामुखी इटली में देखने को मिलता है। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, जो कि फ्रांस का एक शहर है। ये तीनों हो गए हमारे आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे के। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? पहला क्वेश्चन। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? सबसे बड़ी। ओके, 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक से, सबसे बड़ी बताना कौन सी है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।